अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 9 में हम 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया हुआ है उसका जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। कि एसिड्स की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कि इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। ये ब्लू इसमें को रेड कर देते हैं। इस तरह के हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आज हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी चीज़ बनेगी। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, साल्ट मिलता है उस मेटल का, प्लस हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, प्लस हमारे पास जिंक मेटल है। तो जब भी जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा, साल्ट है, और हमें हाइड्रोजन गैस वहाँ से मिलेगी। ये रिएक्शन कैसे हुआ है तो इसका हम ज़रा थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। तो हमारे पास है जिंक। तो आपको पता है जिंक एक मेटल है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती है। ठीक है ना। तो जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी। तो जब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइज हो गई है। मेटल जो होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। तो इस तरह जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाली, इस पर +2 चार्ज आ गया। दूसरे नंबर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये आयोनाइज होगा तो जब ये आयोनाइज होता है हमारे पास क्या बनेगा, H+ बनेगा प्रोटॉन, प्लस हमारे पास सल्फेट आयन बनेगा। जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज हुआ तो हमें प्रोटॉन मिले हैं 2, प्लस सल्फेट आयन मिला हमें। तो अब हमने दोनों को आयोनाइज कर लिया है, जिंक को भी कर लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड भी कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि जो इनके ऑपोजिट होंगे, मतलब जिंक का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव पार्ट, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। Zn ये SO4 ये दोनों ने मिलकर इस पर पॉजिटिव है जिंक पर, और सल्फेट पर नेगेटिव है। दोनों ने मिलकर हमारे पास जिंक सल्फेट बना दिया, साल्ट हमारे पास मिल गया। और पीछे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 2 प्रोटॉन बचे हैं। ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, H2। 2H है ना, ये 2H प्रोटॉन है। तो ये दोनों ने मिलकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये हमारे पास मैकेनिज़्म था कि कैसे दोनों आपस में रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस हमारे पास सेकंड एग्जांपल है एलुमिनियम की। एलुमिनियम जब आयनाइज होता है, ठीक है ना, तो हमें आयन देता है। एलुमिनियम जब आयनाइज होता है तो +3 चार्ज आता है। तो आयनाइज होके हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। एक एलुमिनियम 3 देगा, 2 एलुमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। इस तरह फिर HCl आयनाइज होगा। तो जब HCl आयनाइज होगा तो वहाँ से AlCl मिलकर AlCl3 बना देंगे, और प्लस में जो हाइड्रोजन बचेगा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना देगा। तो इस एसर जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड की, वो है मेटल का रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कि जब भी रिएक्शन का मेटल का होगा कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा। तो जब भी मेटल का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, साल्ट मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, प्लस हमें वाटर मिलेगा। वहाँ हमें 2 चीज़ें मिल रही थी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। जब ये HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करता है
तो हमें CaCl2 मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड जो एक साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और हमें वाटर मिलता है। कैसे मिला है, इसका भी वही मैकेनिज्म है कि सबसे पहले हम इनको आयनाइज करते हैं CaCO3 को। जब आयनाइज होता है तो ये बनता है Ca+2 प्लस CO3, कैल्शियम आयन बनता है और कार्बोनेट आयन बनता है। इस तरह हमने HCl को आयनाइज करना है तो हमारे पास 2HCl है। जब ये आयनाइज होंगे तो हमें पास 2H प्लस बनेगा प्लस 2Cl नेगेटिव। दो मालिक्यूल लिए ना हमने, तो दो दो इसके आयन बनेंगे, 2H प्लस बनेंगे और 2 ही Cl नेगेटिव बनेंगे। अब अगेन वही कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का पॉजिटिव पार्ट और HCl का नेगेटिव पार्ट, ये आपस में मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे CaCl2। ठीक है, फिर दूसरी तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का नेगेटिव पार्ट कार्बोनेट आयन और HCl का पॉजिटिव पार्ट यानी प्रोटॉन, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, H2CO3। लेकिन जो H2CO3 होता है थोड़ा अनस्टेबल होता है, ये टूट कर यानी कि CO3 में से एक वो निकल के H के साथ मिलकर H2 के साथ मिलकर H2 बना देगा, और जो बाकी जो CO2 बच गया वो हमारे पास CO2 गैस के तौर पर हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह ये दोनों आयनाइज होकर तीन चीज़ें बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन। अच्छा, ये तो हमने देखा था कार्बोनेट। अब हमने देखना है बाइकार्बोनेट कि एसिड जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हमारे पास एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट में H होता है और कार्बोनेट में H मौजूद नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। हमने एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो हमें Na2SO4 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा, वही हमें प्रोडक्ट मिल रही है। कैसे होगा इसका रिएक्शन, इसका भी अगेन हम आयोनाइजेशन कर लेते हैं 2NaHCO3। जब ये आयोनाइज होगा तो हमें क्या मिलेगा, दो हमें Na के आयन मिलेंगे, Na पॉजिटिव मिलेगा, प्लस 2 हमें आयन मिलेंगे बाइकार्बोनेट HCO3। ठीक है ना, यानी इसका पॉजिटिव पार्ट अलहदा हो गया ये वाला और इसका नेगेटिव पार्ट ये वाला अलहदा हो गया। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन होगी इसकी। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या कर दी, आयोनाइजेशन कर दी, पॉजिटिव पार्ट अलहदा कर दिया, नेगेटिव पार्ट अलहदा कर दिया। अब इस तरह हमने इसकी भी आयोनाइजेशन करनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। इसकी जब आयोनाइजेशन करेंगे तो हमें 2H मिलेंगे, क्योंकि H 2 हैं ये, तो 2H मिलेंगे हमें, प्लस हमें सल्फेट आयन मिलेगा। सल्फेट हमारे पास एक ही है तो हमें एक ही सल्फेट मिलेगा। अब अगेन वही फार्मूला है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव पार्ट और सल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव पार्ट ये वाला दोनों मिलकर क्या बनाया है, Na2SO4। 2 Na है तो SO4 के साथ मिलकर Na2SO4 बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। पीछे हमारे पास क्या बचा है, H प्लस इधर है और ये HCO3। दो मालिक्यूल हमारे पास है, दो आयन है ये हमारे पास, 2 बाइकार्बोनेट के आयन है और 2 प्रोटॉन है यानी 2H आयन है। दोनों ने मिलकर हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई हैं, मालिक्यूल बन गए हैं, और 2 ही वाटर के मालिक्यूल बन गए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह इन दोनों की आयोनाइजेशन होकर हमें ये प्रोडक्ट मिली है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, यानी जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये कॉमन सा रिएक्शन है। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, साल्ट मिलता है प्लस हमें वाटर मिलता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास HCl है और NaOH है। HCl हमारे पास एसिड है, NaOH हमारे पास क्या है, बेस है। तो बेस का Na पॉजिटिव पार्ट, एसिड का नेगेटिव पार्ट, NaCl बन गया हमारे पास। और अब बेस का नेगेटिव पार्ट और एसिड का पॉजिटिव पार्ट, OH और H मिलकर क्या बन गया हमारे पास, वाटर बन गया। तो देखिए हमें साल्ट और वाटर मिल गया। इस तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास, और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड का ये नेगेटिव पार्ट है, ये कॉपर, अगर इसको हम आयोनाइज करें Cu+2 बनेगा,
प्लस O-2 बनेगा। इस तरह अगर इसको हम आयनाइज करें सल्फ्यूरिक एसिड को तो हमें 2H प्लस मिलेगा प्लस SO4-2 मिलेगा। तो अब इसका कॉपर ऑक्साइड का पॉजिटिव पार्ट ये वाला और सल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव पार्ट ये वाला, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, कॉपर सल्फेट, ये वाला CuSO4। और इसका अब इसका नेगेटिव पार्ट O-2 और इसका पॉजिटिव पार्ट H2 हमें मिलकर क्या बनाया, वाटर मिल गया। तो हमें कॉपर सल्फेट साल्ट मिल गया और प्लस हमें वाटर मिल गया। तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स, कि जब भी एसिड सल्फाइड के साथ और बाईसल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो हमें अगेन 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगी, साल्ट मिलेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और मतलब हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। एक बात याद रखें, यहाँ सल्फाइड है, सल्फाइड नहीं है। सल्फाइड नेक्स्ट आ रहा है तो ये आपने फ़र्क याद रखना है, सल्फाइड है, T है, D नहीं है, D वाला नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन हमारा है एसिड का सल्फाइड के साथ। हमारे पास है कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 प्लस HCl। जब ये दोनों आपसे मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और हाइड्रोजन मतलब हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा H2O। इसका एक्शन भी वही होगा कि मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका, कि जब CaSO3 आयोनाइज होता है तो हमें क्या मिलता है, Ca+2 मिलता है हमें, प्लस SO3-2 मिलता है हमें, ठीक है। यानी CaCO3 जब आयोनाइज हुआ ये वाला तो हमें कैल्शियम आयन मिला है प्लस हमें सल्फाइड आयन मिला SO3-2। इस तरह हमें अब इसको आयोनाइज करना है HCl को। 2HCl हमारे पास है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो 2H बनेगा हमें प्लस 2Cl नेगेटिव बनेगा। अब इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट दोनों आपसे मिलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड बन गया CaCl2। तो देखें हमें क्या मिला है, CaCl2। इस तरह अब पीछे SO3 है तो SO3 में से एक O निकल के H के साथ मिलकर 2H हमारे पास है, यहाँ से O निकलेगा तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें ये वाटर मिल गया। और जो पीछे SO2 बच गया है यहाँ से, तो ये मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। एरो का निशान क्या बता रहा है कि यहाँ से गैस ये रिमूव हो रही है, निकल रही है, ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है बाईसल्फाइड। जिस तरह हमने पढ़ा था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, उसमें था जिसमें H होता है वो बाइकार्बोनेट होता है, जिसमें H नहीं होता वो कार्बोनेट होता है। इस तरह यहाँ भी ऐसे ही है, जिसमें H होगा वो बाईसल्फाइड होगा, जिसमें H नहीं होगा वो सल्फाइड होगा। अब हमारे पास है सोडियम बाईसल्फाइड NHSO3। तो इसका रिएक्शन जब एसिड के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारे पास है, सबसे पहले है NaHSO3। जब ये आयनाइज होंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस HSO3-1। हमारे पास दूसरा क्या है, HCl जब आयनाइज होगा तो हमें H प्लस मिलेगा प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। तो अब इसका पॉजिटिव Na प्लस Cl हमारे पास क्या बन गया, NaCl बन गया। और दूसरे नंबर में यहाँ से क्या होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, 2H हो गए और यहाँ से फिर O निकलेगा, H2O बन गया। और पीछे हमारे पास SO2 बच गया तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस तौर पर वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। पहले था सल्फाइड, T वाला था, अब है सल्फाइड्स। तो जब भी एसिड सल्फाइड से रिएक्शन करेंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगी, साल्ट मिलेगा प्लस हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी, ठीक है ना। ये हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये हमारे पास साल्ट है। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमारे पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जब रिएक्शन होगा फेरस सल्फाइड के साथ, ये हमारे पास फेरस सल्फाइड है, या इसको आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। तो इसका जब इसके साथ रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो हमें फेरिक सल्फेट मिलेगा
प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी। इसका मैकेनिज्म भी वैसे ही है कि सबसे पहले हम FeS लेंगे, FeS लेंगे, इसको आयनाइज करेंगे, Fe पर +2 आएगा, प्लस सल्फर पर -2 आ जाएगा। अब इसको आयनाइज करते हैं H2SO4, तो हमें 2H प्लस SO4 -2 मिला। अब इसका पॉजिटिव वही अगेन, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिलकर FeSO4 बन गया। ये देखें FeSO4 प्लस इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव दोनों ने मिलकर H2S बना दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। तो ये तो थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स, कि हमारे एसिड के रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या इस्तेमालात हैं, यूजेस हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? नंबर 1 इसका हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र में, यानी आपकी जो खादें वगैरह होती हैं जो फसलों को डालने के लिए हम बनाते हैं, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र के बनाने के लिए। सेकंड नंबर हमारा आता है अमोनियम सल्फेट, यानी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करके अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। फिर अमोनियम सल्फेट आगे मज़ीद इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम सुपर फास्फेट बनाने के लिए। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सारी यूज़ होते हैं फिर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। इसके अलावा हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव्स, यानी जो धमाका खेज चीज़ें होती हैं, जैसे हम क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह कहते हैं, धमाका खेज चीज़ें होती हैं, उसको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं पेंट्स बनाने के लिए, डाइज़, रंग वगैरह जो होते हैं हमारे। उसके अलावा ड्रग्स बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात वगैरह, ड्रग वगैरह। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करते हैं हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बैटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम, जिसमें से करंट गुजरता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर करंट गुजरता है। तो जो आपकी बैटरीज होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को हम एज आ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। जो तेज़ाब हम अक्सर देखा होगा बैटरी में हम तेज़ाब होता है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एज आ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 भी एक एसिड है। इसके इस्तेमाल कहाँ होते हैं? तो इसको हम यूज़ करते हैं एज आ फर्टिलाइज़र। ये भी एज आ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है, खाद बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोजिव्स, धमाका की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंट में इस्तेमाल होता है। ड्रग्स में भी इस्तेमाल होता है। ईचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट, कि आपकी जो कॉपर की प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है वो करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। HNO3 नक्शे नगार बनाने के लिए, ईचिंग डिज़ाइन का मतलब जो नक्शे नगार होते हैं जो हम कॉपर की प्लेट बनाते हैं, उनको करने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लीनिंग मेटल के लिए, यानी मेटल को साफ़ करने के लिए। जब हम मेटल ज़मीन से निकालते हैं तो वो साफ़ नहीं होती, उनको साफ़ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं HCl का। टैनिंग कहते हैं जहाँ चमड़ा बनता है, जानवरों की जो खालें वगैरह होती हैं उनको यूज़ करके हम चमड़ा बनाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है टैनिंग। तो वहाँ चमड़ा बनाने के लिए हम HCl को इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, आपकी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह जहाँ प्रिंटिंग होता है, तो वहाँ भी इसको HCl को हमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी हमारे पास एक एसिड है। इसको हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड को महफूज रखने के लिए। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व करना, महफूज करना। जो खुराक है वो लंबे अर्से तक पड़ी रहती है, ख़राब नहीं होती, इसमें हम यूज़ करते हैं बेंजोइक एसिड। लास्ट में हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारे पास होता है, ये इस्तेमाल करते हैं हम फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फ्लेवरिंग के लिए। फूड के अंदर जो फ्लेवर होता है वो उसको बढ़ाने के लिए, उसको फूड को फ्लेवर देने के लिए, ठीक है ना, उसको हम इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड। इसके अलावा इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं खुराक को महफूज करने के लिए, खुराक को प्रिजर्व करने के लिए। इससे खुराक क्या होती है? लंबे अर्से तक महफूज रहती है, ख़राब नहीं होती, बैक्टीरिया वगैरह उस पर अमल नहीं करते। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करते हैं हम एसिटिक एसिड को टू क्योर स्टिंग ऑफ वेब्स। आपकी जो बड़ वगैरह होती है, जिसे हम मक्खी कहते हैं, ये येलो मक्खी होती है, तो वो जब काटती है, उसके डंग वगैरह होता है, उसके काटने के इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड को।
इससे क्या होता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है कि जो मक्खी का डंग होता है वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो लास्ट में हमारे पास है नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड, कि वो कौन कौन से ज़राए हैं, वो कौन कौन से ज़राए हैं जिससे हम एसिड हासिल कर सकते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर। वो कौन कौन से ज़राए हैं जिससे हम एसिड हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्तलिफ एसिड हमारे पास हैं और उनके हमारे पास सोर्सेज हैं। हमारे पास सबसे पहले है सिट्रिक एसिड। हमारा जो सिट्रिक एसिड होता है इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो है सिट्रस फ्रूट, ठीक है ना। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, रस वाले जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर रस होता है, सिट्रस फ्रूट होते हैं। मसलन लेमन हमारे पास हो गया, लेमन, ऑरेंज हो गया, तो ये इनके अंदर पाया जाता है सिट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। सिट्रस फ्रूट हो गए, लेमन, ऑरेंज, इनका सोर्स क्या है, सिट्रिक एसिड। एक हमारे पास है लैक्टिक एसिड। हमारे पास है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो सोर्स है वो सुअर मिल्क है, कि जब दूध फूट जाता है, ख़राब हो जाता है दूध, तो फुटे हुए दूध के अंदर जो एसिड होता है उसे कहते हैं हम लैक्टिक एसिड। सुअर मिल्क, खट्टा जो दूध होता है, सुअर मिल्क का होता है खट्टा दूध, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो ये भी इसका नेचुरल सोर्स है। फिर अगला हमारे पास है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो आंट्स, कीड़ी, बीज, मक्खियाँ वगैरह जो हमें काटती हैं, तो उनके जो होता है, जब काटती हैं तो उनके अंदर जो उनका डंक होता है, स्टिंग होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। मक्खियों का जो डंक होता है, मक्खियों का जब काटती हैं तो उनके अंदर एसिड कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये भी एक इसका नेचुरल सोर्स है फॉर्मिक एसिड का। चौथे नंबर हमारे पास है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड जो होता है वो रेनिसिड बटर के अंदर पाया जाता है। जब बटर ख़राब हो जाता है, मक्खन जो होता है हमारा, जब वो ख़राब हो जाता है, रेनिसिड बटर का होता है ख़राब मक्खन जो होता है, तो उसके अंदर एसिड पाया जाता है ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये भी इसका नेचुरल सोर्स है। हमारे पास आ गया है टारटारिक एसिड। टारटारिक एसिड होता है वो टैमरिंड में पाया जाता है। टैमरिंड कहते हैं इमली, जो खट्टी चीज़ होती है ना इमली, उसके अंदर टारटारिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा ग्रेप्स, जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं, एप्पल वगैरह, तो ये सारे किसके सोर्स हैं, टारटारिक एसिड के। नेक्स्ट हमारे पास है मैलिक एसिड। जो मैलिक एसिड होता है उसका जो सोर्स है, बेस्ट सोर्स है, वो है एप्पल्स, सेब के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये भी इसका नेचुरल एक सोर्स है। आगे यूरिक एसिड। जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है उसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। और लास्ट में हमारे पास है स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड जो होता है वो फैट्स के अंदर पाया जाता है, जिसे हम चर्बी कहते हैं, फैट्स। तो चर्बी के अंदर, फैट के अंदर फैटी एसिड जो होता है या स्टीरिक एसिड होता है, तो ये इसका सोर्स है। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 10th का टेंथ क्लास का चैप्टर 10th है, उसके हमने पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। फिर हमने पढ़ा है एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ा हमने। फिर हमने रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पढ़ा। फिर हमने रिएक्शन विद बेसिस पढ़ा। और फिर हमने रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। दैन हमने पढ़ा रिएक्शन विद सल्फाइड्स। और फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने पढ़ा कि एसिड्स के इस्तेमालात कहाँ कहाँ होते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। हमने फिर जो अहम एसिड थे हमने उनके इस्तेमालात पढ़े। और फिर लास्ट पे हमने नेचुरल सोर्सेज पढ़े एसिड के, कि हमारे पास जो अहम एसिड्स होते हैं उनके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, कुदरती ज़राए क्या हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। ओके, गुड बाय, थैंक्स।